नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की भौगोलिक विविधता के अंतर्गत नदी, पहाड़ तथा विभिन्न राज्यों की स्थितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। अतः गंगा नदी हमारी उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा 2525 किलोमीटर तय करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से या सिंधु के नाम से। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सांगपो नदी तिब्बत की कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत की, जिसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जब ये भारत में एंट्री करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत से एग्जिट करती है, निकलती है, तो वहीं बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बेंगलुरु, मैसूर, श्रीनगर या मासीनराम। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह मेघालय में स्थित मासीनराम है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, सुवर्ण रेखा, नर्मदा या सिंधु नदी। तो इन दिए हुए विकल्पों में से सुवर्ण रेखा नदी जो है विकल्प नंबर 2 हमारा, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है और सिंधु नदी भी अरब सागर में गिरती है। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। अतः भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 85-86 मीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। अतः ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और वहीं यदि हमसे जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछता है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, जो पूरे भारत का 16.5% जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो गुजरात की समुद्री सीमा है, गोवा की भी समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा है, राजस्थान ही ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। फोर हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? तो यह 1312 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ या मोर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाथी जो है यह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है और मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसकी रचना कब हुई? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 7 नवंबर 1876 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इसका जो अवधि है, राष्ट्रीय गीत को गाए जाने के लिए जो अवधि है, समय है, वह 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया था।
अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर जो है यह भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। अन्य 3 जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख जो हैं यह भारत के संघ शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है और पटना जो बिहार की राजधानी है की दिशा क्रमशः है। ठीक, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, इसके सापेक्ष गांधीनगर गुजरात, गुजरात दिल्ली के सापेक्ष यहाँ हो जाएगा, यह दिल्ली है और यह जो हो जाएगा यह गुजरात हो जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है पटना बिहार की स्थिति, तो यहाँ पे पटना बिहार हो जाएगा। इन दोनों की स्थिति बताना है दिल्ली के सापेक्ष। तो दिल्ली के सापेक्ष हम जब देखेंगे तो यह हमारा गुजरात की स्थिति, गुजरात की स्थिति जो हो जाएगी वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगी और बिहार की स्थिति जो हो जाएगी यह दक्षिण पूरब हो जाएगा। तो क्रमशः दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पर है? भारतीय राज्यों को देख लेंगे जो कि अरब सागर के तट पे हैं। तो अरब सागर के तट पर सबसे पहले गुजरात है, यहाँ पे गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल है। ये हमारे जो हैं 5 राज्य जो हैं अरब सागर के तट पर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है, इसमें आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी वाले तट पे है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा अरब सागर पर, लेकिन पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी वाले तट पे है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का है, तमिलनाडु भी इस तट पे नहीं है। कर्नाटक, केरल, गुजरात ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जो अरब सागर के समुद्री तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो यह सही नहीं है क्योंकि झारखंड जो है यह पश्चिम बंगाल के पूर्व में ना होकर पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है, अतः हमारा सही कथन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है उड़ीसा के उत्तर में, तो बिल्कुल सही है क्योंकि झारखंड की स्थिति उड़ीसा के जस्ट उत्तर है, जस्ट ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ एवं बेहद ठंड सर्दियाँ होती हैं, या फिर ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, और तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? बिहार के सापेक्ष पूछ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर बिहार है, तो यहाँ पे बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति पूछ रहा है, गोवा यहाँ हो जाएगा। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति उत्तर पश्चिम की होगी और बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति जो होगी यह दक्षिण पश्चिम की होगी। कि क्रमशः उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की स्थिति बिहार के सापेक्ष उत्तर पश्चिम की है और गोवा की स्थिति बिहार के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम की है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, राजस्थान। तो इन दिए हुए विकल्पों में से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य जो हैं यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। तो पहले हम तमिलनाडु की स्थिति देख लेंगे। भारत के मानचित्र में तमिलनाडु की स्थिति जो है यह है। इसके इर्द गिर्द के राज्य जो हैं यहाँ पे गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ केरल हो जाएगा, ये तमिलनाडु है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, तो कह रहा है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य
कर्नाटक हो जाएंगे, केरल हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है। गोवा तमिलनाडु का समीपवर्ती राज्य है नहीं, क्योंकि यहाँ से गोवा और तमिलनाडु के बीच की दूरी काफ़ी है, अतः हमारा यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जो है यह तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी में नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गोदावरी नदी को, गंगा नदी को, कृष्णा नदी को या नर्मदा नदी को? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि गंगा नदी के पार करने की संभावना उसकी यात्रा के दौरान नहीं बन रही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? तो इन दिए विकल्पों में से हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान जो है वह लद्दाख है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरल की स्थिति पहले मानचित्र में देख लेते हैं। केरल की स्थिति हमारी यहाँ पे है और ये स्थिति है तमिलनाडु की। इसके ऊपर कर्नाटक है। केरल के निकटवर्ती कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएंगे। देखेंगे किस ऑप्शन में कर्नाटक और तमिलनाडु है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 4 में है, जो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि केरल का निकटवर्ती जो होगा वह कर्नाटक और तमिलनाडु ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा होगी। इस स्थिति को समझेंगे पहले हम। कोई व्यक्ति कहाँ है? दिल्ली है। तो दिल्ली से जाने वाला व्यक्ति पहले जब मध्य प्रदेश जाना चाहता है, तो दिल्ली के जस्ट नीचे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश जाएगा। उसके बाद उसका जो यात्रा होगा वह झारखंड के लिए होगा। तो यही डायग्राम हमारा होगा। दिल्ली से वो पहले दक्षिण में मध्य प्रदेश जाएगा, फिर यहाँ दक्षिण से झारखंड के लिए वह पूरब में जाएगा। तो दक्षिण और पूरब उसका यात्रा का जो है वह दिशा होगा। तो सबसे पहले वह दक्षिण दिशा में जाएगा, फिर पूर्व दिशा में जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल का भाग है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है यह 8848 मीटर है। तो दूसरा हो जाएगा, यह नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है, क्योंकि यहाँ इन किसी भी ऑप्शन में 8848 मीटर नहीं दिया हुआ है, जो कि 8848 मीटर ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट से संबंधित जो कथन होगा वो दूसरा होगा। थोड़ा सा तथ्य गलत है, तो इसको आप लोग सुधार लेंगे, 8900 की जगह 8848 मीटर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल जैसे शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली आदि हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? शिवालिक हिमालय में, मध्य हिमालय में, लद्दाख में या वृहत हिमालय में? तो ये सब प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटक स्थल शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली आदि जो हैं ये मध्य हिमालय में स्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को या नर्मदा नदी को? हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, तो वह गोदावरी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ वन दिया हुआ है, दूसरी तरफ वनस्पति दिया हुआ है, इनमें से हमको सही सुमेलित करना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यह किससे संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यह रोजवुड और एवोनी से संबंधित है। दूसरा कह रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह पीपल और नीम से संबंधित है। कटीली झाड़ियाँ किससे संबंधित हैं? तो कटीली झाड़ियाँ जो हैं यह बबूल और कीकर से संबंधित हैं। तथा पर्वतीय वनस्पतियाँ जो हैं यह संबंधित हैं देवदार और चीड़ से संबंधित है। तो हमारा सही मिलान हो जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन रोजवुड और एवोनी से संबंधित है, तथा दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है यह पीपल और नीम से संबंधित है, और तीसरा कटीली झाड़ियाँ जो संबंधित हैं यह बबूल और कीकर से संबंधित है, और चौथा पर्वतीय वनस्पतियाँ जो हैं यह देवदार और चीड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है ईबीएस कक्षा 4 की शिक्षिका बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों को पढ़ाने से पहले जानवरों, पेड़ों और फूलों का चार्ट देती है और उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों को पहचानने को कहती है। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? ऐसा करने के पीछे शिक्षिका का क्या उद्देश्य है? क्या बच्चों को राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में जानकारी देना उसका उद्देश्य है, या फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना, या बच्चों को व्यस्त रखना, या फिर कक्षा की गतिविधि को आधारित बनाना ही उसका उद्देश्य है? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि शिक्षिका का उद्देश्य ऐसा करने के पीछे बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है ईवीएस कक्षा 5 के शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि वे अपने अपने राज्यों को भारत के नक्शे में चिन्हित करें। इससे बच्चों में किस कौशल का विकास होगा? अवलोकन का, अभिव्यक्ति का, वर्गीकरण का, या विभेदीकरण का? तो ईवीएस के कक्षा 5 के शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि वे अपने अपने राज्यों को भारत के नक्शे में चिन्हित करें, ढूंढें। ठीक है, तो इससे वह बच्चों में अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत नदी, पहाड़ तथा विभिन्न राज्यों की स्थितियों से संबंधित थे, जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों का आप लोग अध्ययन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।